हेलो फ्रेंड, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विन एकेडमी भदोही। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश गुप्त वंश है, मौर्य वंश बोल रहे हैं। तो मौर्य वंश को देखने के बाद हमने मौर्योत्तर काल पढ़ा था, फिर मौर्योत्तर के काल के बाद हम आज पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो चलिए, जो हम कल पढ़े थे मौर्योत्तर काल के बारे में, उसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो मौर्योत्तर काल के अंदर 4 विदेशी आक्रमणकारी हुए थे। कौन कौन सा? हिंद यूनानी द्वारा, शकों द्वारा, पहलव द्वारा और कुषाणों के द्वारा। तो जो हिंद यूनानी था उसके में 2 मेन शासक थे, आप याद करिए, डेमेट्रियस था और मिनांडर था। और यहाँ पर हिंद यूनानी लोगों को जो था कि क्या पसंद था सबसे ज़्यादा? तो काली मिर्च पसंद थी। और सबसे पहले हिंद यूनानी ही थे जो सोने के सिक्के को मतलब स्टार्ट किए थे। और वो लोग क्या होते थे कि उन्हें जो है वो, और हिंद यूनानी लोग ही गणित, ज्योतिष, से सबका जो शिक्षा था इसको स्टार्ट किए थे। उसके बाद हिंद यूनानी के बाद हम पढ़े थे शक वंश में हम पढ़े थे। इसका जो शासक था रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने ही जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। और उसके बाद क्या था कि जो जूनागढ़ अभिलेख था वो संस्कृत भाषा में थी, जिसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। अगला हम पढ़े थे पहला वंश। पहला वंश जो था वो ईरान फारस से भारत में आए थे। और वहाँ के 2 शासक था। कौन कौन सा शासक था? तो हम पढ़े थे कि मिथ्रेटस था और गोंदोफर्मिस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस आया था, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो फिर अगला शासक हम पढ़े थे, मतलब अगला वंश पढ़े थे कुषाण वंश। कुषाण वंश जब बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये फर्स्ट सदी में आने वाला, सबसे पहले तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन पहले पूछता है कि फर्स्ट सदी में, यानी कि पहले ईसा पूर्व होता था, लेकिन जब से ईसवी हुआ तो फर्स्ट सदी में आने वाला, स्थापित होने वाला पहला वंश कौन सा था? तो कुषाण वंश था। 78 ईस्वी में आया था। इसके जो संस्थापक थे वो कुजुर कटफिसेस थे, उसके कुषाण वंश के। और उसका जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के समय में हम पढ़े थे कि बौद्ध संगीति हुई थी। फिर बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान महायान बट गया था। और जो कनिष्क था वो महायान शाखा को अपनाया था। फिर उसके बाद हम पढ़े थे स्वर्ण सिक्के को बड़े पैमाने पर कुषाण वंश में ही मतलब छापा गया, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्कों को। उसके बाद हम पढ़े थे कि इसके दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे, जैसे चरक थे। तो चरक का हम पढ़े थे, चरक का हिंसा नामक बुक था। उसके बाद पार्श्व पढ़े थे, अशुघोष पढ़े थे, अशुघोष की जो बुक थी बुद्धचरित थी। उसके बाद वासुमित्र पढ़े थे, इनका महाविभास पुस्तक था। नागार्जुन पढ़े थे, जिसका मालविका सूत्र बुक था। और चरक का चरक संहिता था। तो इसके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, उसके बुक हम पढ़े थे। उसके बाद हम क्या पढ़े थे? कनिष्क की जब मृत्यु हो गई थी 105 ईसा पूर्व में, तो मतलब कोई योग्य शासक नहीं था। इसके उत्तराधिकारी आगे चलकर जो छोटे छोटे सामंत नहीं थे, हम पढ़े थे कि देखिए छोटे छोटे जो सामंत थे यहीं पर गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। अब फिर यहाँ से स्टार्ट होता है गुप्त वंश। तो चलिए अब हम गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। तो गुप्त वंश को इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं। यहाँ से डायरेक्टली पहले क्वेश्चन तो यही पूछता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो गुप्त वंश को कहते हैं। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इसके संस्थापक जो थे गुप्त वंश के वो श्रीगुप्त थे। और उसके अगला शासक घटोत्कच था। लेकिन ये दोनों मतलब प्योरली, यानी कि वो मतलब ये सामंत के रूप में शासन किए थे गुप्त वंश में। अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। क्योंकि जो पहले संस्थापक होता था वो अपने नाम का कुछ खुतबा पढ़वाता था ऐसे, और सिक्का जारी करवाता था। लेकिन जो श्रीगुप्त था, घटोत्कच था, ये लोग केवल सामंत के रूप में शासन किए। और उसके बाद ये सब खुतबा और सिक्का जारी नहीं किए थे। लेकिन चंद्रगुप्त जो फर्स्ट था, ये जब राजा बना तो उसके बाद अपने नाम का खुतबा भी पढ़ाया था। और देखिए राजा रानी प्रकार का सिक्का भी चलाया था, यहीं पर होगा, हाँ देखिए राजा रानी प्रकार का सिक्का भी चला था। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और इसने विवाह किससे किया था? तो कुमार देवी से विवाह किया था। तो डायरेक्टली पूछता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहते हैं, याद रखिएगा। गुप्त काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र उज्जैन था। लेकिन बाद में यही जो उज्जैन नहीं था शिक्षा, यही बाद में से शिफ्ट हो गया नालंदा में। नालंदा हो गया था यही उज्जैन वाला। उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो अगला शासक आता है वो कौन आता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद अगला शासक जो आता है वो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का बचपन का नाम क्या था? कांच था। इसके बहुत सारे उपनाम हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इससे कविराज भी कहते हैं, लिच्छवी दैवहित्र भी कहते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्यों? ये तो बहुत बार पूछा। भारत का नेपोलियन कैसे कहते हैं? समुद्रगुप्त कहते हैं। इसने उत्तर एवं दक्षिण भारत दोनों को जीता था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इसके सिक्कों पर सैनिक के रूप में इसे दिखाया गया था। उसके बाद इसके सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। और सबसे इसका प्रचलित जो सिक्का था वो मयूर शैली का सिक्का था। और इसको धरड़ीबंद भी कहते हैं। किसको? समुद्रगुप्त को। और क्योंकि यह धरती को बांधने, धरड़ीबंद का अर्थ होता है धरती को बांधने वाला। इसका दरबारी कवि हरिशेठ था। हरिशेठ का जो बुक थी वो थी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख नामक, इन्होंने बुक लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। और आगे हम देखते हैं, इसे विक्रमांक भी कहते हैं। देखिए इसे विक्रमांक भी कहते हैं। आगे हम विक्रमादित्य पढ़ेंगे, लेकिन विक्रमादित्य इसे नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं विक्रमांक। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो चंद्रगुप्त का जो था दरबारी भाषा यहाँ की थी संस्कृत, और खेल का प्रचलन था, तो शतरंज को खेल के रूप में खेला जाता था। बात सबसे यहाँ मतलब इसके शासन के काल की सबसे ख़राब चीज़ें क्या थी कि बाल व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और सती प्रथा इसी के वंश में स्टार्ट हुआ था। ये जो सती प्रथा मतलब पता चलता है किसी के वंश में स्टार्ट हुआ था, इसकी जानकारी एराडब्लेक में मिलती है। और उस समय के जो शासक थे भानुगुप्त थे। जाति व्यवस्था भी इसी के समय स्टार्ट हुई थी, किसके समय, तो समुद्रगुप्त के समय। उसके बाद रामगुप्त आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक नहीं है इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त सेकंड, ये भी देखिए अपने न्याय के लिए फेमस था। शकों का अंत चंद्रगुप्त सेकंड ने ही किया था, और इसने देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जबकि जो समुद्रगुप्त था वो विक्रमांक की उपाधि धारण किया था। अभी पीछे पढ़े हैं हम, तो समुद्रगुप्त को विक्रमांक की उपाधि धारण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त जो सेकंड है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चांदी का सिक्का इसने जारी किया था। फाहियान जो चीनी यात्री था इसी के दरबार में आया था, और उस फाहियान की बुक आपको पता ही होगा कि फोयू की है। साहित्य प्रेमी था, इसके दरबार में संस्कृत भाषा के 9 विद्वान रहते थे। इसमें से सबसे जो प्रमुख थे वो कौन से थे, कालिदास, जो संस्कृत के लेखक थे। कहते नहीं है जैसे जब मुगल काल आया तो अकबर जो अपने दरबार में नवरत्न रखा था वो इसी से प्रेरित होकर अपने दरबार में नवरत्न को रखा था। उसके बाद महान गणितज्ञ एवं खगोलविद आर्यभट्ट इसी के दरबार में रहते थे गुप्त काल में, गुप्त काल के चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। उसके बाद अमरदास कवि थे, बराह मिहिर थे, खगोल शास्त्री, धन्वंतरी थे, चिकित्सा शास्त्री। आगे देखते हैं अब और कुछ। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला पाकिस्तान में इसी समय था। नालंदा विश्वविद्यालय में फर्स्ट हॉस्टल की सुविधा देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का था। इसे महायान का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। कुमारगुप्त आ गया, वो चंद्रगुप्त खत्म होता है, यहाँ से कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। बख्तियार खिलजी कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तब आएगा ये। इसमें देखिए इन्होंने, उसके बाद अगला शासक आता है स्कंदगुप्त, भी इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। देखिए नोट करके लिखे हैं, तो सुदर्शन जो झील है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, लेकिन जीर्णोद्धार इसका 3 लोगों ने कराया था। अशोक कराया था, रुद्ररामन कराया था, और स्कंदगुप्त कराया था। तो स्कंदगुप्त को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, हम टेस्ट लगा रहे थे तो इसलिए लिखते हैं यहाँ पर। स्कंदगुप्त ने 4 प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए। वेदी प्रकार के, गरुड़ प्रकार के, वैल प्रकार के और मध्य देश प्रकार के सिक्के जारी किए। उसके बाद इसके द्वारा जारी 5 प्रकार के सोने के सिक्के हैं, जैसे राजा रानी प्रकार के, तीरंदाज प्रकार के, घुड़सवार प्रकार के, सिंहवत प्रकार के और छत्र प्रकार के। इसके समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ, इसका आक्रमण असफल रहा, बट इसी के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे साम्राज्य में बट गया। उसी में से एक सामंत निकला था वर्धन, और यहीं आगे चलकर वर्धन वंश की स्थापना करता है। और इसका जो सबसे योग्य शासक होता है वर्धन वंश का, हर्षवर्धन आता है। लेकिन गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था, पूछता है डायरेक्टली, तो कौन था, विष्णुगुप्त था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अब हम क्वेश्चन सेट लगा रहे थे, तुमने पूछा था जो गुप्त वंश के जो शासक हैं उनका क्रम पूछा था। तो सबसे पहले श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त आता है, फिर रामगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आता है, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर भानुगुप्त और अंतिम सबसे विष्णुगुप्त आता है। देखिए रामगुप्त की प्रशंसा में प्राग प्रशस्ति की रचना हुई थी, कहाँ पे, इलाहाबाद में, जो लिखा था हरिशट के द्वारा। अब देखिए कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लेते हैं। गुप्त काल में प्रमुख अधिकारी जो रहते थे डीएम, उसको पहले अमात्य कहा जाता था, लेकिन यही अशोक के टाइम हम पिछले पढ़े थे, इसे राजू कहा जाता था। गुप्त काल में छुआछूत का प्रचलन था, और निम्न जाति के लोगों को चांडाल कहा जाता था। गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। स्त्री की शिक्षा का भी अधिकार था गुप्त काल में, वे देवदासी भी हो सकती थी। इस समय वेश्यावृत्ति भी थी। किस समय, गुप्त काल में। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का प्रचलन था, जो कि बहुत ही खराब चीज़ें होता है सब। गणित एवं ज्योतिष का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ, इनकी संख्या 29 थी। गुप्त काल में अफगानिस्तान में, देखिए पूछा डायरेक्टली क्वेश्चन, गुप्त काल में अफगानिस्तान के बामियान पर्वत को काटकर बुद्ध की सबसे ऊँची प्रतिमा बनाई गई थी, बट अफगानिस्तान के तालिबान आतंकियों ने इसे बम से उड़ा दिया था। भारत का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल कहा जाता है। अब गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर है, जैसे विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में है, और पार्वती मंदिर है, शिव मंदिर है भुमरा सतना एमपी में, भीतरगांव मंदिर कानपुर में, दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में है, और लक्ष्मण मंदिर भी है गुप्त काल का। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। शूद्रक की बुक थी मत्स्यकटिगम, विशाखदत्त की बुक थी मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रमुक्तम नामक एक नाटक था। विष्णु शर्मा की बुक थी पंचतंत्र, और कामंदंग की नीतिसार बुक थी। वात्सायन की कामसूत्र थी। भास का स्वप्न वासव दत्ता था। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत था। भवभूति को मालती माधव था। धन्वंतरी का निघंटु बुक था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी है, जैसे देखिए गुप्त शासकों के अधीन
प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति का अर्थ एक प्रांत होता था। गुप्त काल के शासकों का क्रम पूछता है, जैसे श्रीगुप्त आया, फिर घटोत्कच आया, ऐसे ऐसे भी बताया नहीं है। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किसने किया था? तो रुद्रसेन सेकंड, जिसे जो वाकाटक का शासक था। तो यहाँ हमारा गुप्त वंश खत्म होता है। आगे हम फिर अगले क्लास में क्या देखेंगे? गुप्त वंश के बारे में बताया नहीं, वर्धन वंश आएगा, तो वर्धन वंश के बारे में हम देखेंगे।